धमतरी पुलिस के लिए एक बड़ा दिन माना जाए 23 जनवरी। ये बड़ा दिन माना इसलिए जा रहा है क्योंकि 9 आत्म समर्पित नक्सली यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो इसमें 9 नक्सली हैं, इसमें से ज्योति, उषा, रामदास, रोनी, निरंजन, सिंधु, रीना, अमिला और लक्ष्मी, ये 9 जो नक्सली हैं उन्होंने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण करने का मन उठाया और इसके लिए आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के साथ साथ सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सारे यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब धमतरी नक्सल मुक्त जिला हो जाएगा क्योंकि जो सक्रिय कमेटी थी यही थी, डीजीएन की जो कमेटी थी वही थी और 9 में से इसमें हथियार भी बरामद किए गए हैं। हथियार दे करके इनके जो आत्मसमर्पण ये कर रहे हैं, सरकार की नीतियों से ये प्रभावित होंगे क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाया जाएगा, उसी की पहल में किया जा रहा है और धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन है उसमें से अब एक भी नक्सली नहीं बताया जा रहा है। तो एक प्रकार से हम माना जाए कि धमतरी अब नक्सली मुक्त हो चुका है। तो ये एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। इसमें से 9 जो है वो अलग अलग उम्र के हैं, ज्यादातर बीजापुर के ही हैं, एक तेलंगाना से है। ये सभी जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो हथियार है इनसे SLR है और जो कार्बाइन है, भरमार है, ये सारा जो इनके जो हथियार है वो भी इन्होंने समर्पित कर दिया और मुख्य धारा में जुड़ने के इन्होंने सोचा है। मेरे साथ मेरे उपस्थित सहयोगी अधिकारी सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, सीओ साहिबान, पुलिस अधीक्षक धमतरी और धमतरी की पूरी टीम, मीडिया के दोस्तों और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें से 2 डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है, 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूँगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ तो चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिस पर हम चल रहे थे और सब ने मुख्य धारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर्विस वेपन्स है वो आपके बाएं तरफ है, साथ ही साथ एक भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट्स, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। मैं इस अवसर पर पुनः जिला पुलिस अभी के पुलिस अधीक्षक, इनके पूर्व के पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय बल सीआरपीएफ और वो सभी अधिकारी, जवान, मीडिया के साथी और यहाँ के नागरिक जिन्होंने वर्षों से इस भीषण समस्या से जूझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको स्वागत करते हुए, उनका नमन करते हुए पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये क्या इस समर्पण से पूरे धमतरी जिला नक्सल मुक्त हो गया क्या? जी,
तो डिवीएन की बात करें, हम डीजीएन की बात करें, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा जो डिविजनल कमेटी था, उसके सारे सक्रिय सदस्य जितने भी थे या वहाँ पे आमद रफत करने वाले उड़ीसा स्टेट कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे, जितने भी लिस्टेड थे, या तो वो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे डीजीएन क्षेत्र में, जिसमें से धमतरी गरियाबंद रायपुर रेंज के 2 जिले हैं, साथ ही साथ उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला है, वहाँ के जो भी लिस्टेड नक्सली सदस्य थे वो आज की स्थिति में संगठन या जंगल में नहीं है। ये मेरे स्तर का अनाउंसमेंट नहीं है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि रेंज में और नुआपाड़ा रेंज से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के सारे लिस्टेड जो नक्सली हैं, कार्यकर्ता से नेता तक, जो भी सीसीएम से लेकर नीचे तक, उनमें से कोई अभी सक्रिय नहीं है। करीब करीब 100 थे। अगर हम देखें तो मारने जाने वालों की संख्या करीब, जो मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं, 30 से ऊपर है। तो उसके पहले भी कुछ मारे गए थे। सरेंडर्स की बात करें तो वो भी करीब 50 के आसपास है, जिसमें से 35 से 40 के बीच रायपुर रेंज के क्षेत्र में हुआ है, गरियाबंद और धमतरी में। कुछ सरेंडर्स रेंज के बाहर भी, चूंकि वहाँ के मूल निवासी थे, बस्तर के विभिन्न जिलों के या उड़ीसा में, वहाँ भी कुछ सरेंडर्स हुए हैं। टोटल संख्या नापे तो वैसी है। कुछ ऐसे भी नक्सली सदस्य हैं जो मारे गए हैं, बट उनका शव हमें नहीं मिल पाया। जैसे इनके डिस्कशंस में हमें पता चला, गरियाबंद में उन्होंने जो 2 दिन पहले सरेंडर हुआ, यहाँ जो आज हुआ है, कि करीब 10-12 ऐसे नक्सली थे जो मारे गए थे मुठभेड़ में, बट उनका शव हमें नहीं मिल सका, इसलिए वो हमारे मारे जाने वाले रिकॉर्ड में नहीं आ सके। सर, ये जो 9 थे उसमें से लीडर कौन था सर? ये अभी 9 दोनों ग्रुप में सर। अगर आप देखेंगे तो जो उषादी उर्फ वालम्मा है, वो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी, पूरे डीजीएन डिविजनल कमेटी की। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ लंबे समय से काम करते आ रही हैं। सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स यहाँ हुआ करते थे, उन्हीं के साथ चलती थी। दूसरे जो हमारे ज्योति हैं, ज्योति की तबीयत खराब होने के कारण रामदास जो थे वो ऑफिशिएट कर रहे थे कभी कभी एरिया कमेटी के इंचार्ज में, क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में। उन सब ने आज ये निर्णय लिया। गरियाबंद में ही हाल में हुआ है, 2 दिन पहले सरेंडर हुआ है। देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो लगातार अभियान चल रहा है, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर जरूर की है, बट अंत में काफ़ी विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज ये वक्त है जब वो पुलिस के सामने है। सर, इनका डर भी होगा कि बाद में इनके ऊपर जो मौजूदा नक्सली हैं वो इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं। कब ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या? देखिए, नक्सलवाद का स्तर आपको मालूम है, करीब करीब कुछ सीमित संख्या, कुछ सीमित किलोमीटर्स में बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई डर होगा, और ये डर से नहीं आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इनको अपने गलती का एहसास हुआ, भूल का एहसास हुआ, उस कारण ये लौटे। इनके सुरक्षा की, इनके रिहेबिलिटेशन की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी और स्किलिंग की, कौशल विकास की जिम्मेदारी शासन की है, जिसे हम लोग जिला प्रशासन और सबके सहयोग से काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बचे हुए नक्सली भी सर 31 मार्च के पहले ही इस रेंज में तो नहीं है अब, बट हाँ, जैसा कि आपको डेडलाइन मालूम है, उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हम भी इस बचे हुए दिनों में और आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मल पुलिसिंग नहीं हो पा रही थी नक्सल क्षेत्रों में, नक्सलियों के उपस्थिति के कारण, उसको बहाल करें, जनता से संवाद बढ़ाएं, जंगलों की भव्यता और सेरेनिटी, मैग्निफिसेंस एंड सेरेनिटी जो चीज़ हुआ करती थी, भव्यता और शांति, उसे लोगों को जोड़ें, टूरिज्म के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाएं, ताकि गवर्नेंस जो नॉर्मल तरीके से इन क्षेत्रों में फैले। सर, अभी आपने कहा कि सक्रिय अभी कोई नहीं, इनके आड़ में अब कुछ लोग इनका धंधा भी कर सकते हैं, किसी को मारना या लूट करना, नक्सलियों के नाम लेकर कैसे कुछ कर सकते हैं? मैं ऐसे किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहा। मैं जैसा बताया, आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि जो नॉर्मल पुलिसिंग हुआ करती थी नक्सलियों के आने के पहले, वैसी पुलिसिंग शुरू हो। गांव-गांव में हमारे पुलिस के जवान जाएं, हर एक इंसिडेंट पर रिस्पॉन्ड करें। पहले हमको ट्रैप लगता था, हम नहीं जाते थे। नॉर्मल पुलिसिंग की शुरुआत करें, गहरा जनता से संबंध बनाएं, जंगलों की भव्यता और उसकी शांति को लौटाएं। साथ ही साथ फॉरेस्ट, रेवेन्यू सबके साथ मिलकर वहाँ के लोगों की क्या लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन हो सकती है, जो हमारे साथी हैं, जो अभी मुख्य धारा में आए हैं, इनका और जीवन कैसे सुंदर हो सकता है, इस सब पे काम करें। सर, इसमें कम उम्र की भी है जो
कब इनका ज्वाइनिंग हुआ था, ऐसा कुछ के डेटा में है। इसमें से बहुत सारे लोग करीब 20 सालों से संगठन में हैं। जो आप जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो 2008 से बाल संगम के रूप में उनकी नक्सली संगठन में सदस्यता हुई थी। सर, कम उम्र में नक्सली कमेटी ज्वाइन करने का इनका रीजन कारण क्या है सर? ये उनसे तो नहीं पूछा मैं। हमारे साथ जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं रामदास जी, जो उनसे बात करते हैं। आप मूलतः कहाँ के हैं? क्या? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अभी बीजापुर रहने वाला हूँ सर। इधर कब से सक्रिय थे आप? इधर मैं 2013 में आया हूँ। इधर रह के गोबरा में काम किया हूँ सर। ये किस प्रकार से आए थे आप यहाँ? मतलब अभी जो कि पार्टी भी पूरा लो हो गया, तो इस कारण से अब सरकार तो पूरा व्यवस्था करेंगे, नहीं तो घर के परिवार के साथ मिलवाएंगे करके सरकार हमको बोला है। इसीलिए हम पूरा बंदूक सरकार को सौंप कर अभी हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं सर। कितने साल से सक्रिय थे? अभी होगा कम से कम 10-12 साल। कैसे आए यहाँ पर? क्यों आए? इस नक्सली धर्म कैसे पहुँचे थे? मतलब उस समय उतना मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे संगठन में जुड़ कर आया। कौन लाया था आपको? क्या बोल के लाया था? हमको कोई उधर हमारा जो एरिया में कमांडर था ना, वो सरकार और पुलिस से क्यों नाराजगी रहती थी? क्यों उनको मारते थे? मतलब क्या कारण रहता था? क्या दिमाग में रहता था? उतना मेरे को भी मालूम नहीं है सर। कौन कौन सा हथियार रखते थे? हमारे पास में अभी तो SLR इंसास हम ला दिए। बड़ी घटना कौन से में थे शामिल? उस बड़े घटना में हमारा कुछ नहीं है। सत्यम गावड़े के साथ कितना दिन काम किया? सत्यम गावड़े के साथ कम से कम 3-4 साल में काम किया हूँ। बॉडीगार्ड रहे कि उनके? नहीं, बॉडीगार्ड नहीं। किस प्रकार से ट्रेनिंग देते थे वहाँ पर? वो अभी तो टर्निंग वर्निंग नहीं सर। ये थे रामदास हमारे साथ। इसमें आपका नाम क्या है? निरंजन है। कहाँ से हो? हमारे साथ है। कहाँ से हो आप मूलतः? हम सुकमा में आए। सुकमा में इधर गए पहले 2017 में भर्ती हुआ। उसके बाद संगठन में 2018 में जुड़ा हुआ। कौन लाया था आपको? हम तो उसको क्या बोल के लाए थे? आपको क्या करना है यहाँ से? इधर से हम तो इस सरकार पहले स्टेटमेंट दिया है, आपका माँ बाप को हम जोड़ेंगे। आप लोग को पहले हमारा स्टेटमेंट के बारे में पढ़े किया, उसके बाद माँ बाप का आपका परिवार का वो पालेंगे ऐसे करके बोले थे, इसलिए आए थे आप। आपके गांव कितने लोग आए थे? आपका गांव के अभी नहीं है। उस समय नक्सली बनने था तब कितने लोग आए थे गांव से? गांव से नहीं आए। नहीं आए थे। अभी क्या बोल के आए? क्यों मुख्य धारा में जुड़े आप? हम अभी मुख्य धारा में जुड़े हैं, इसलिए हम चलान रोक हम घर जा रहे हैं। हम इसलिए हम सरकार की मुख्य धारा में आए, सरकार को इस बंदूक सौंपा कर हम घर जा रहे हैं। कौन कौन से हथियार रखते थे? वो SLR है। कितने घटना में शामिल थे? एक घटना में शामिल नहीं हुआ। पुलिसियों से क्यों नाराजगी रहती थी? क्यों पुलिस से मतलब दुश्मनी पालते थे आप लोग? हम शामिल नहीं हुआ। नहीं, पुलिस को क्यों नक्सली दुश्मन मानते थे? क्यों उसको अच्छा नहीं मानते थे? तो मैं को हिंदी बराबर नहीं आता सर। तो ये थे निरंजन जो है, जिनका जो है ज्योति है। ये कब से संगठन में आप कार्य कर रहे थे? मैं तो संगठन में 2006 से जुड़ गई हूँ। ये जिला में 2023 लास्ट में आया हूँ। यहाँ कार्यरत मेरा 2024 से हो गई। 2000 पहले जब आए थे तो क्या बोल के लाया गया था आपको नक्सल संगठन में? नक्सल संगठन में लाया कि ये माओवादी पार्टी ये संघर्ष जनता के लिए संघर्ष कर रही है करके बोले। इसलिए हम भी अरे हमारा क्षेत्र में तो पार्टियां है, हम भी चले जाएंगे करके आए। ये पुलिस को दुश्मन क्यों मानते थे आप लोग? क्यों उससे दुश्मनी रहती थी? दुश्मन कहे में अभी तो वो फिर जनता को मारते, फिर हमको भी मारे, इसलिए ऐसा सोचे।
अभी मतलब धमतरी में कौन कौन से क्षेत्र में आप शामिल रहे, क्या क्या घटना में शामिल रहे? मैं उतना बड़ा बड़ा घटना में शामिल नहीं हुआ। हमारे ऊपर मुठभेड़ हो गई यहाँ कुलड़घाट में 2023 में, फिर नागेश उदांती क्षेत्र में नागेश जंगल में भी 2023 में मुठभेड़ हो गई हमारे ऊपर। फिर उसके बाद इधर धमतरी जिला में क्या खारी पानी जंगल में, एकवारी खारी पानी जंगल में मुठभेड़ हुई, हमारे साथ ही एक जन शहीद हो गए। राशन पानी के लिए कैसे करते थे, कहाँ से लाते थे आप? राशन पानी हमको ये जनता का पार्टी आई करके पहले से भी कौन कौन मानते वो जनता भी देते, कहीं भी जुगाड़। जंगल में कितना दूर की सफर तय करते थे आप लोग, कब करते थे? और वो जंगल में समय देख कर कभी भी करते हो। कितना किलोमीटर चल लेते थे आप लोग जंगल रात में? 2-3 किलोमीटर भी चले जाते हैं ऐसा चल के। ऊपर से क्या मिलता था आपको, दिशा निर्देश क्या मिलता था? ऐसा वाला दिशा निर्देश उतना नहीं मिलेगा। ये कैसे पहल मानेंगे आप सरकार की? सरकार तो अभी जो वादा किए वही अच्छा है करके मैं सोच कर सब लोगों को जाएंगे करके सोच कर लाए। अब धमतरी में अभी कोई नहीं है, आप जो माना जा रहा है आप लीडर थे, आप कोई बचा है क्या धमतरी में? नहीं है सर, उस दिन गरेबंद में 9 लोग सिलेंडर हो गए, हम आज सिलेंडर हो गए, लेकिन एक ही साथ सिलेंडर होने वाले थे। फिर मुठभेड़ हमारे ऊपर यही प्रयास करते समय मुठभेड़ हो गई, इसलिए फिर अलग अलग हो गए। चलो, इतनी बड़ी सफलता मानते हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा जो डिविजनल कमेटी थी, जो कि उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधीन काम करती थी, हमारे सूचना के मुताबिक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी कोई नक्सली नहीं है, सारे सरेंडर कर चुके हैं, कोई सक्रिय नहीं है। सीआरपीएफ जिस प्रकार से पहले सर्चिंग करती थी, क्या अभी भी सर्चिंग वैसी नहीं, हमारा अभियान तो जारी रहेगा, हम तो अपने कार्यक्रम में लगे रहेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये मुख्य धारा में अब जुड़ चुके हैं और एक प्रकार से अब धमतरी नक्सल मुक्त जिला हो चुका है। एक बड़ी कामयाबी धमतरी पुलिस के लिए हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो मौजूद रहे वो आईजी के साथ साथ सीआरपीएफ के अधिकारी, एसपी सारे यहाँ पर मौजूद रहे और 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये मुक्त धारा में जुड़ने वाला है। इनको 26 जनवरी में इनको शामिल करने को कहा गया है। इनका इलाज कराया जाएगा, इनको बेहतर देखभाल किया जाएगा और इनको जो है अब इनको जो सुरक्षा भी दी जाएगी ताकि किसी प्रकार से इनके साथ कोई भी वारदात न हो सके। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।